गांव की बहू के सपोर्ट में खड़ी हुई 4 शहरी बहुएं। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पंकज और मैं अगले हफ्ते ही शादी करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, और फिर हम शादी के बाद बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर। तुम बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? बाहर गाड़ी आ चुकी है और फ्लाइट का टाइम होने वाला है। तुम्हें जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। आखिरकार क्यों यामिनी अपने पति आलोक को छोड़कर एक दूसरे लड़के के साथ नई जीवन की शुरुआत करने की बात कर रही थी। कुछ महीने पहले प्यार मोहब्बत से हुई शादी में अब ऐसा क्या मोड़ आ चुका था कि यामिनी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा था। आइए सस्पेंस से भरी इस कहानी के शुरुआती पहलू की ओर चलते हैं। अरे बेटा, हमारे पास इतने सारे फार्म हाउस हैं, तो तू वहाँ क्यों नहीं जाता कुछ दिनों के लिए? तुझे घूमने के लिए बस वही छोटा सा गांव मिला। आखिरकार वहाँ है क्या? भैया, गांव में तो बहुत गर्मी होती है, और तो और वहाँ के लोग भी कितने गंवार होते हैं ना उन्हें पहनने का तरीका है, ना ढंग से बोलना आता है, उनकी भाषा भी अजीब होती है। मैंने तो भैया से कहा था कि हम सब मिलकर बैंकॉक चलते हैं, बहुत मजा आएगा, लेकिन ये माने ही नहीं। गांव के आसपास काफी सारी पहाड़ियां हैं, मैं वहां ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। शहर के शोर शराबे से दूर मुझे कुछ दिन शांति में रहना है। अरे ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करना, हम फौरन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आलोक अपना बैग लेता है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां से ट्रेन पकड़कर 6-7 घंटे में वो बजरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। दोपहर के करीब 2 से 3 बज रहे होते हैं। गांव में हर कोई उस वक्त अपने घर में आराम कर रहा होता है, तो वहीं आलोक गर्मी और प्यास से बेहाल इधर उधर भटक रहा होता है। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है। बोतल का पानी भी खत्म हो गया और प्यास के मारे गला सूख रहा है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है, कहीं मैं बेहोश न हो जाऊं। गर्मी और प्यास से परेशान आलोक भटक रहा होता है कि तभी उसे एक कुआं दिखता है। अरे वाह, इस कुएं का पानी तो कितना साफ है, यही पानी पी लेता हूँ। पानी निकालने के लिए आलोक जैसे ही बाल्टी अंदर डालता है, तभी वहां रघु और मनीष गांव के 2 लड़के आ जाते हैं और आलोक के हाथ से बाल्टी छीन लेते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और मुझे पानी पीने से रोक क्यों रहे हो? अबे तू कौन है? ये हमारा गांव है और हमसे ही पूछ रहा है। ए भाई, ये तो कोई शहरी माल लग रहे, लगता है यहाँ अकेला आया है। इसके पास तो सेव वाला फोन भी है, चुपचाप जो भी माल है निकाल कर दे दे। अरे ऐसे कैसे निकाल कर दे दूं? कोई दादागिरी है क्या? कराटे चैंपियन हूं मैं। आलोक की बात सुनकर रघु और मनीष हंसने लगते हैं। रघु अपने शर्ट की जेब से चाकू निकालता है और आलोक को डराने लगता है। अब बता, सीधे तरीके से माल निकाल रहा है या चाकू तेरे अंदर उतार दूं? भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या चाहिए आपको बताइए, चाहो तो मेरा पूरा बैग ले लो। आ गया ना कैसे लाइन पर। मनीष और रघु आलोक का सामान छीनने लगते हैं। तभी वहां गांव की एक लड़की यामिनी आती है। वो नदी से पानी भरकर लौट रही होती है। जब उसकी नजर रघु और मनीष पर पड़ती है तो वो उनके पास आकर गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने फिर शुरू कर दी अपनी हरकतें। लगता है इस बार ताऊ जी को बताना ही पड़ेगा। अरे यार, क्या दिक्कत है तुझे? जो भी माल मिलेगा आधा आधा बांट देंगे ना। जब देखो हमारी शिकायत को लेकर ताऊ जी के पास पहुंच जाती है। इस बार तो सीधा सरपंच के पास जाऊंगी। चुपचाप इनका सामान वापस करो, शर्म नहीं आती? नौकरी करने की उम्र में ये सब करते फिरते हो। अरे दे दे भाई इसका सामान, वरना ये सीधा सरपंच के पास पहुंच जाएगी और सरपंच हमें गांव से निकाल देंगे। मनीष और रघु आलोक को उसका सामान वापस कर देते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं आती तो ये मुझे लूट ही लेते। अरे साहब, परेशान मत होइए, ये हमारे गांव के 2 छर्रे हैं, काम धंधा है नहीं तो बस आते जाते लोगों को तंग करते हैं। आप शहरी थे इसीलिए डर गए। आपकी जगह कोई गांव वाला होता तो अब तक 2 हाथ जड़ चुका होता। वैसे ये पहली बार है कि कोई शहरी हमारे छोटे से गांव में घूमने आया है। हाँ, वो पास में जो पहाड़ियां है ना, वहां मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा था। मेरा मतलब है घूमने के लिए जा रहा था। लेकिन आप गलत समय पर आए हैं। उन पहाड़ियों पर अभी जाना मना है। पास में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है ना, इसलिए। यार अब मैं क्या करूं, मैं तो उसी के लिए आया था। क्या यहाँ आसपास कोई और जगह नहीं है घूमने के लिए? मैं बिना घूमे वापस नहीं जाना चाहता। हाँ, क्यों नहीं है? हमारे गांव में नदियां, झरने और इस वक्त हमारे गांव में मेला भी लगा है। मेला सही रहेगा, लेकिन मैं ऐसी जगह कभी अकेला नहीं गया और ये मेरे लिए नई जगह है। क्यों ना आप मेरे साथ चलें, आप मुझे पूरा मेला घुमा देना। कोई और होता तो मैं मना कर देती, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? यामिनी की बात सुनकर आलोक खुश हो जाता है। वो गांव की एक छोटी सी धर्मशाला में कमरा ले लेता है। अगली शाम यामिनी उसे मेला दिखाने ले जाती है। देखिए साहब, ये हमारे गांव का मेला है जो हर 3 महीने में एक बार लगता है। भले ही हमारा गांव छोटा है, लेकिन इस मेले को देखने आसपास से कई गांव के लोग आते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बार बार साहब क्यों बोलती हो?
मेरा नाम आलोक है, तुम मुझे नाम से बुला सकती हो। हमें शर्म आती है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। आलोक की बात सुनकर यामिनी और ज्यादा शर्मा जाती है। मेले में घूमते हुए आलोक को चूड़ियों की एक दुकान दिखती है। देखो, जैसी तुमने चूड़ियां पहनी हैं वैसी ही इस दुकान पर भी है। यहाँ काफी सुंदर कंगन है, आओ मैं तुम्हें चूड़ियों की शॉपिंग करवाता हूँ। आलोक यामिनी के लिए उसकी पसंद की चूड़ियां लेता है और अपने हाथों से उसे पहनाने लगता है। यामिनी मन ही मन बहुत खुश होती है। अचानक मेरे दिल में ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे इनसे प्यार हो गया है। लेकिन क्या प्यार इतनी आसानी से हो जाता है? आलोक गांव में 10-12 दिन रुकता है। इन 10 दिनों में यामिनी उसे पूरा गांव घुमाती है। आलोक भी धीरे धीरे यामिनी की तरफ आकर्षित होने लगता है। शहर वापस जाने से 2 दिन पहले आलोक अपने दिल की बात कहता है। इन कुछ दिनों में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक आई एम इन लव। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आलोक जी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इन कुछ महीनों में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है? मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों को मनाकर यहाँ लेकर आता हूँ। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया है। आपके घर वाले पता नहीं मुझ जैसी अनपढ़ गंवार लड़की को अपनाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप आए मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊं। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। यामिनी आलोक को अपने घर ले जाती है, जहां आलोक उसके माता पिता से उसका हाथ मांगता है। बेटा, हम तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने घर वालों को मनाओगे तब तक बहुत समय बीत चुका होगा। लोग आए दिन यामिनी के रिश्ते के लिए आते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सोच लिया है कि मैं और यामिनी परसों शहर जाने से पहले कल मंदिर में शादी कर लेंगे। यामिनी के प्रति अपने जुनून के कारण आलोक अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। यामिनी के माता पिता भी आलोक जैसे पढ़े लिखे और अच्छे लड़के को मना नहीं कर पाते। शादी के बाद आलोक यामिनी को अपने घर लेकर जाता है। जैसे ये बात आलोक के घर वालों को पता चलती है। अब मैं समझी कि तू उन सारी जगहों को छोड़कर उस गांव में क्यों गया था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया, आपको शादी करने के लिए क्या गांव की गंवार लड़की ही मिली थी? हमारे घर की मेड का भी इससे अच्छा स्टैंडर्ड है। हाँ भैया, जरा खुद को तो देखिए। आप इतने पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं, किस चीज की कमी है आप में? और आपको शादी के लिए ये लड़की मिली? क्या एक हफ्ते में भी किसी को प्यार होता है? अरे जब हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चलेगा कि इस घर के बड़े बेटे ने गांव की गंवार लड़की से शादी की है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यामिनी को बार बार गंवार कहना बंद कीजिए। मैं इससे प्यार करता हूँ तो मैं इसे किसी और से शादी कैसे करने देता? आप लोग देखना, यामिनी अपनी सादगी से आपका सबका दिल जीत लेगी। आलोक जी को कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है। हमने ही इनसे जल्दी शादी करने के लिए कहा था, इस डर से कि कहीं मेरे बाबूजी मेरी शादी कहीं और ना कर दें। इसके मुंह खोलते ही गंवारों वाली फीलिंग आ रही। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उर्मिला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। घर के बाकी लोग भी नई बहू का स्वागत किए बिना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आलोक यामिनी को लेकर अपने कमरे में आता है। हमारी वजह से आपको घर वालों की बातें सुननी पड़ी, हमें माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों माफी मांग रही हो? अभी सब गुस्से में है, लेकिन देखना बाद में सब मान जाएंगे। इसी तरह उनकी शादी की पहली रात गुजरती है। अगले दिन यामिनी सुबह 6 बजे उठकर तैयार हो जाती है। अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए वो जैसे ही किचन में आती है। अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं काका, मैं तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाने आई हूँ। लगता है शहर में सब लोग काफी देर से उठते हैं। अरे वो तो है छोटी मालकिन, इस घर में कोई भी 9 बजे से पहले नहीं उठता। हमारे गांव काशीपुर में तो सब सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। आप काशीपुर के हैं? वहाँ तो मेरी मौसी रहती हैं। अच्छा काका, घर में सबको खाने में क्या पसंद है? मैं वही बना देती हूँ। घर का खाना यहाँ कोई ढंग से खाता ही नहीं है, सब बाहर से ही मंगवाते रहते हैं। उन चीजों के नाम भी इतने अजीब होते हैं कि मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सबको अपने हाथों से बना देसी खाना खिलाऊंगी। शंभू यामिनी को गैस जलाकर देता है। यामिनी बैंगन का भरता, मिक्स वेज, तड़के वाली दाल, जीरा राइस और रोटी के साथ लिट्टी बनाने को तैयारी करती है। खाना तो लगभग बन गया है, बस ये लिट्टी रह गई है। गांव में तो इसे चूल्हे पर सेकती थी, लेकिन यहाँ तो चूल्हा है ही नहीं। अब क्या करूँ? अरे हाँ, इन लोगों का इतना बड़ा आंगन है, इतने फूल पत्ते और गमले हैं तो 2-4 ईंटें तो होंगी ही। शंभू की गैर मौजूदगी में यामिनी खुद गार्डन में जाती है। वहां से 2 ईंटें और पेड़ पौधों की सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके किचन में लेकर आती है। वो किचन के स्लैब के नीचे जमीन पर लकड़ियां जलाकर ईंटों का चूल्हा बना लेती है और उसमें लिट्टी सेकने लगती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ी देर में सारी लिट्टी अच्छे से सिक जाएगी। लिट्टी सेकने की वजह से किचन में काफी धुआं भर जाता है, जिससे पूरे घर के फायर अलार्म बजने लगते हैं। ये भगवान, ये सारे फायर अलार्म क्यों बज रहे हैं? घर में आग लग गई है क्या? अरे मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ, लगता है बाहर आग लगी है।
फायर अलार्म की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं देखते हैं कि किचन की तरफ से धुआं आ रहा है। सब भागते हुए किचन पहुंचते हैं। दूसरी तरफ फायर अलार्म के सेंसर से पानी गिरने की वजह से यामिनी की सारी लिट्टी गीली हो जाती है। अरे ये दीवारों से पानी कैसे टपक रहा है? माँ जी देखिए ना, मेरी सारी लिट्टी गीली हो गई। अरे किसने कहा था तुझे हमारे किचन में चूल्हा जलाने के लिए? और ये शंभू कहाँ है? शंभू कहाँ मर गया? शंभू फौरन भागता हुआ आता है, जो बाजार सामान लेने गया था। जब वो ये सब देखता है तो अरे तो इस गवार को हमारे किचन में छोड़कर कहाँ चला गया था? देख क्या हालत बना दी है इसने किचन की। मालिक, छोटी बहू रानी ने कहा था कि उन्हें खाना बनाना है, लेकिन वो ये सब कर देंगी ये मुझे नहीं पता था। आप लोग इन पर गुस्सा मत कीजिए, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग फिर से मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में नौकर हैं खाना बनाने के लिए। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे घर वाले और ज्यादा नाराज हो। मैं तो उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाकर खुश करना चाहती थी। इस घर में किसी को तुम्हारे हाथ का खाना खाने में दिलचस्पी नहीं है। सबका टेस्ट अलग है। भगवान के लिए मेरी बात समझो। आलोक की बात सुनकर यामिनी काफी दुखी हो जाती है। 2-4 दिन गुजरते हैं और उर्मिला के घर में गांव की बहू अपने आने की बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है, जिससे उर्मिला काफी परेशान हो जाती है। पता नहीं अब मेरी सहेलियां मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। कभी सोचा नहीं था कि तुझ जैसी लड़की की मुंह दिखाई करनी पड़ेगी मुझे। कल शाम को मेरी सहेलियां तेरी मुंह दिखाई के लिए आएंगी, तो अच्छे से तैयार होकर आना उनके सामने। और हाँ, कोई गंवार वाली हरकत मत करना। अपनी सास की बात सुनकर यामिनी थोड़ा घबरा जाती है। अगली शाम वो साड़ी पहनते हुए, इस बार सीधा पल्ला, साथ ही लंबी सी चोटी करके, रिबन लगाकर, एक मोटी सी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाकर घूंघट कर लेती है। जब इस लुक में यामिनी उर्मिला की सहेलियों के सामने आती है तो क्या ये सच में ये तेरी बहू है? ये बहू कम और मदारी के साथ जो लड़कियां नाचने वाली होती हैं वो ज्यादा लग रही है। इतना मॉडर्न तेरा परिवार है, इतना हाई क्लास है, और तू अपने घर की बड़ी बहू इसे बनाकर लेकर आई है। क्या हो गया तुझे? इस तरह गंवारों की तरह बनने की क्या जरूरत थी? अगर तैयार होना नहीं आता था तो बोल देती, मैं पार्लर वाली को बुला लेती। अब खुश हो मेरी बेइज्जती करवा कर। सब मिलकर अपनी बहू की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तारा नाम की नौकरानी काफी देर से हॉल में पोछा लगा रही होती है। इसे देखकर यामिनी कहती है, कब से अकेले पोछा लगा रही हो? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं मालकिन, काम हमारे हैं, आपके नहीं। घर हमारा है तो हम काम नहीं कर सकते। वो बैठकर पोछा लगाने लगती है कि तभी वहां संगीता आती है। वो यामिनी को देखकर उसके पास से गुजरती है और उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। संगीता जल्दी से हटो, तुम्हारी चप्पल से मेरा हाथ दब रहा है। सॉरी, मुझे दिखा नहीं कि तुम हो। वैसे घर की नौकरानी और तुम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अपनी नंद से भी यामिनी को हर रोज बेइज्जत होना पड़ता और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। धीरे धीरे करके सभी लोग यामिनी के साथ बिल्कुल नौकरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। हाथों में क्या जान नहीं है तेरे? ठीक से पैर दबा मेरे, बस मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो इससे। उर्मिला रात के 12 बजे तक यामिनी से पैर अपने दबाती है, जिसके बाद यामिनी जब कमरे में जाती है तो आलोक उससे नाराज होता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी ने आने ही नहीं दिया। मैंने कोशिश की थी कि मैं समय से आ जाऊं। मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाती रहो, बस रहने दो, मैं तो सोने चला। आलोक मुंह फेर कर सो जाता है, जिससे यामिनी को काफी ज्यादा दुख होता है। वो ससुराल में खुशी और मोहब्बत के साथ रहने का सपना देख कर आई थी, पर अब उसकी जिंदगी से ये दोनों ही खत्म होने लगे थे। घर के आधे नौकरों को निकाल दिया है। मुझसे कितना काम करवाती है, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में कोई भी मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करता। पता नहीं कब सब ठीक होगा। बड़ी बहू होकर भी यामिनी पूरे दिन नौकरों जैसे घर के कामों में लगी रहती। इसे देखकर उर्मिला मन ही मन सोचती है, बड़ा शौक था ना मेरे बेटे को फंसाने का। मैं भी अगर इसे घर छोड़ने पर मजबूर ना कर दूं तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। यामिनी घर के सारी काम कर रही होती है कि तभी उसका देवर नितिन आता है। सुनो, मेरे वो जूते रखे हैं, उन्हें पॉलिश कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके जूते पॉलिश करूं? घर के इतने काम करती हो, अगर 2 जूते पॉलिश कर दोगी तो कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारी। इतना कहकर नितिन वहां से चला जाता है, जिसके बाद यामिनी आंखों में आंसू लिए अपने देवर के जूते पॉलिश कर रही होती है। तभी ऑफिस से आलोक आता है और जब वो ये सब देखता है तो तुम भी हद करती हो। अरे इतना भी क्या अच्छी बहू बनना कि जूते पॉलिश करने बैठ गई। कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या बोलेगा? मैं खुद से नहीं बैठी हूँ, नितिन जी ने मुझे अपने जूते पॉलिश करने को कहा था। यामिनी की बात सुनकर आलोक नितिन को आवाज देकर बुलाता है और जब उससे इस बारे में पूछता है तो नहीं भैया, भाभी झूठ कह रही हैं, भला मैं उन्हें ये काम करने के लिए क्यों बोलूंगा। आप झूठ क्यों कह रहे हैं देवर जी? आपने ही तो मुझे कहा था। झूठ मेरा भाई नहीं, तुम कह रही हो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें यामिनी, चीजें सुधारने की बजाय बस बिगाड़ती जा रही हो।
धीरे धीरे यामिनी और आलोक के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज आलोक यामिनी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाने की सोचता है, जिसके लिए वो उसे एक अच्छी ड्रेस देता है। जल्दी से इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम एक बहुत बड़ी पार्टी में जाएंगे। आलोक ड्रेस देकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब यामिनी बाहर तैयार होकर आती है तो उसे देखकर आलोक, तुमने साड़ी पहनी है और ये बिंदी, लाल लिपस्टिक, ये सब क्या है? वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी तुमने? वो ड्रेस काफी ज्यादा छोटी थी, मुझे लगा आप किसी बच्ची की फ्रॉक ले आए हैं। मुझे उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने साड़ी पहन ली। क्या ही बोलूं तुम्हें, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, चलो ऐसे ही। आलोक चिढ़कर यामिनी को पार्टी में ले जाता है। जब यामिनी पहली बार शहर की पार्टी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ शराब है, लड़के लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं। लड़कियों ने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं। ये देखकर यामिनी, ये कैसी लड़कियां हैं, इतने छोटे कपड़े पहने इन्होंने। आप चलिए यहाँ से, बहुत गंदी जगह है। अरे हेलो आलोक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी बीवी है ना, जिसे तू गांव से शादी करके लाया है? पूरी गांव की छोरी लग रही है। इसके तो कपड़े से ही पता चल रहा है कि कितनी बड़ी गवार है। इसे तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती होगी। हमें नहीं पता था आलोक कि तुम्हारी चॉइस इतनी थर्ड क्लास हो सकती है। तुम कहाँ और ये कहाँ, दोनों का कोई लेवल मैच नहीं होता। दोस्तों का अपना मजाक उड़ाते देखकर आलोक को काफी गुस्सा आता है और वो यामिनी को लेकर वापस घर आ जाता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां और बढ़ जाती हैं। आप मुंह फेर कर सोते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोज तुम्हारा यही थोबड़ा देखता रहूं क्या? सोने दो मुझे। लोगों की बातों ने आलोक के दिल दिमाग पर असर कर दिया था और वो खुद यामिनी से चिढ़ने लगा था। उधर उर्मिला के बाकी 4 छोटे बेटों के लिए एक ही घर की 4 बेटियों का रिश्ता आता है। चारों इतनी पढ़ी लिखी, सुंदर और ऊपर से इतने अमीर घर की हैं। चारों बहनें हैं तो कभी इनके बीच लड़ाई भी नहीं होगी। उर्मिला जल्दी ही उन 4 लड़कियों का रिश्ता अपने बेटों से पक्का कर देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज उर्मिला की 4 बहुएं नई घर आ जाती हैं। वेलकम भाभी, तो कैसी लगी आपको आपके नए घर की डेकोरेशन? पता है सारी डेकोरेशन मैंने करवाई है। पिंकी, शीतल, कोमल, पूनम, अब तुम चारों अपने पैर से कलश को गिराकर इस आलते की थाली में पैर रखो। मेरे होते हुए मेरी बहू का गृह प्रवेश तू करेगी? इतना हक नहीं दिया है मैंने तुझे। जा जाकर मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम कर। वो अपनी नई नवेली बहुओं के सामने उसे डांट देती है और बेचारी यामिनी बिना कुछ कहे किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। चारों बहुओं को अपनी सास का ऐसा बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह शादी का दिन गुजर जाता है और आज चारों बहुओं की पहली रसोई होती है। तो आज हम क्या बनाएं? पहली रसोई की रस्म में हम चारों बहनों को बहुत अच्छा खाना बनाना है। तुम सब क्यों अपने हाथों को तकलीफ दोगी? तभी वहाँ यामिनी आती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, तू कहाँ चली गई? जा जाकर चारों बहुओं की पहली रसोई का खाना बना। खाना बनने के बाद बहुओं बस तुम उसे छू लेना तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। सासू माँ के आदेश के साथ यामिनी किचन में जाती है और 56 तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आखिर में बहुएं खाने को छू लेती हैं और अब पूरे घर वाले मिलकर उन चारों को तरह तरह के महंगे तोहफे देते हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन पूनम और कोमल देखती हैं कि उनकी जेठानी यामिनी किसी नौकरानी की तरह घर के सारे कामों में लगी है। ये सब काम तो नौकर नौकरानी के हैं, आप क्यों कर रही हैं? हमें देखिए, हमें आए कितने दिन हो गए लेकिन हमने आज तक घर के एक भी काम नहीं किए। वो मुझे काम करना पसंद है ना, गांव में बचपन से सारे काम करती थी तो वही आदत लगी हुई है। अभी तक तेरी सफाई का काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद कपड़े धोने हैं और खाना भी बनाना है। मम्मी जी, ये सब काम आप घर के नौकर से क्यों नहीं करवा रही? बहू, जो काम जिस पर सूट होता है वही करे तो बेहतर है। तुम दोनों को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों जाओ और आराम करो। अपनी सास का घर की बड़ी बहू के साथ ऐसा बर्ताव चारों बहनों को बड़ा अजीब लगता है। भाभी किसी नौकरानी की तरह घर के सारे काम काज करती हैं, सबकी बातें मानती हैं और किसी से कुछ नहीं कहती। उनकी तो लव मैरिज हुई थी ना, फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। अरे कोई मुझे इतने सारे काम बोले ना, मैं तो मुंह तोड़ जवाब दे दूं। पता नहीं भाभी सबकी बात कैसे मान लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यामिनी और आलोक का रिश्ता पूरी तरह से खत्म होने को आ चुका था। आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। आप हमेशा रूठे रहते हैं और आज तो आप मुझे छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं। अंधा हो गया था मैं, कुछ दिन के अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा और तुमसे शादी कर ली। सही कहते हैं मेरे दोस्त और परिवार वाले, तुम्हारा मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम कहाँ पैरों की धूल और मैं कहाँ आसमान। तुम जैसी गवार लड़के से शादी करके मैंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाइए। घर में कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, रुक जाइए। वो आलोक के पैरों में गिर जाती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर चला जाता है। तभी यामिनी की चारों देवरानियां उसके रोने की आवाज सुनकर कमरे में आती हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर, गॉड भाभी क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? और हमने अभी भैया को गुस्से में जाते हुए देखा, सब ठीक तो है ना?
अब यामिनी अपने दुख को अंदर नहीं रख पाती और अपनी चारों देवरानियों को सब सच बता देती है कि कैसे उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करते हैं, और अब आलोक भी उसे छोड़कर चला गया। भाभी सच कहूँ तो मुझे ये सब पहले से ही लगता था। आप गांव से हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको खुश रहने का हक नहीं है। पर भैया आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाभी ये 2026 है और यहाँ लोगों को अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। आप जब तक खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तब तक कोई आपका साथ नहीं दे सकता। यामिनी की चारों देवरानियां उसे काफी समझाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये मेरे सैंडल हैं, इन्हें अच्छे से साफ कर देना और हाँ जरा ढंग से करना। शेम ऑन यू, तुम भाभी से अपने सैंडल साफ करने के लिए कह रही हो? तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या? अरे नहीं शीतल, रहने दो, मैं कर देती हूँ सैंडल साफ। जरूरत नहीं है भाभी, इसके सैंडल ये खुद ही साफ करे। और आप इस घर की बड़ी बहू हैं, ना कि कोई नौकरानी। पूनम और शीतल की बातें सुनकर संगीता वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं जब उर्मिला यामिनी को खाना बनाने का ऑर्डर दे रही होती है तो आज खाने में मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, नान, बिरयानी और रायता बना लेना और मीठे में कस्टर्ड। हाँ याद रहे, एक भी चीज में कमी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी लगता है आप भूल रही हैं कि ये घर है ना कि कोई होटल, जो आप भाभी को वेटर समझकर ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? भूलो मत, मैं तुम लोगों की सास हूँ, ना कि तुम लोग मेरी सास। क्या है ना मम्मी जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं अपनी सास पर भारी पड़ती हैं, और आप तो वैसे ही इतनी दुबली पतली, कहीं हमारी बातों के नीचे दबकर पिचक ना जाएं। चारों बहुएं पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सामने वाले को जवाब देने में भी माहिर थी। अपनी पढ़ी लिखी बहू का ऐसा जवाब सुनकर उर्मिला के होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे बाथरूम कितना गंदा हो गया है। एक काम करो, आज सबसे पहले बाथरूम ही साफ करो और इसके बाद मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। अरे पापा जी, आपका भी बैठे बैठे पेट निकल गया तो आप खुद बाथरूम क्यों नहीं साफ कर लेते? कम से कम इसी बहाने थोड़ा पेट अंदर हो जाएगा। पिंकी बहू, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी बाथरूम साफ। क्यों? आपसे तो अपने लिए बोला नहीं जाता, कम से कम हमें तो बोलने दो। हाँ पापा जी, तो क्या कह रहे थे आप? इज्जत देना सिर्फ छोटों का काम नहीं, बड़ों का भी काम है। इज्जत पाने का हक सबको है, समझे आप? यामिनी भले ही अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी चारों देवरानियां हमेशा उसका सपोर्ट करती। वहीं दूसरी तरफ आलोक का दूसरे शहर में अनिका नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो हर दिन उस पर हजारों लाखों रुपए लुटाता है। मुझे छोटा वाला पेंडेंट नहीं, बल्कि वो बड़ा वाला नेकलेस चाहिए। बेबी आप दोनों रख लो, आप पर तो हर चीज सूट करती है। आप बस मुझसे ऐसे ही हमेशा प्यार करती रहना। अरे वो तो मैं अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। आलोक पूरी तरह यामिनी को भूलकर एक नए रिश्ते में बंध चुका था। वहीं यामिनी हर वक्त बस आलोक को ही याद करती रहती। ऐसी कुछ समय गुजरता है और आज चारों बहुएं मिलकर यामिनी को जबरदस्ती खाने के लिए अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाती हैं। अगर ये गांव की गवार यहाँ बैठेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैं अभी नहीं खाऊंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन भूखे रहने से कोई मर थोड़ी ना जाएगा, हम लोग तो खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगीता की बात सुनकर बाकी घर वाले मुंह बनाकर चले जाते हैं। ये देखकर यामिनी कहती है, तुम लोग क्यों मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रही हो? भाभी, अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है तो आप अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, फिर हमें किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों बहुओं की बातें धीरे धीरे यामिनी समझने लगी थी। ऐसी समय गुजरता है और आज पिंकी और नितिन की किसी बात पर बहस हो रही होती है। यामिनी कमरे के बाहर खड़े होकर छुपकर उन्हें देखती है। तुम्हारा ये रोज रोज का ड्रामा हो गया है, हर दिन तुम्हें पार्टी करनी होती है। अगर ऐसा ही है ना तो तुम बाहर ही रहो, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मुंह जोरी करते हुए? अरे भाभी को देखा है कभी? भैया के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती और एक तुम हो। पिंकी को इस तरह नितिन को जवाब देते देखकर यामिनी सोचने लगती है। मेरे ख्याल से मेरी चारों देवरानियां ठीक ही कहती हैं। आखिरकार कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी? मुझे भी इनके जैसा बनना ही होगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज यामिनी की चारों देवरानियां उसे घूमने के लिए एक मॉल लेकर आती हैं, जिसे देखकर ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी राजा के महल में आ गई हूँ। और ये झूमर कितना बड़ा है, और यहाँ की सीढ़ियाँ तो अपने आप चलती हैं। भाभी ये एलिवेटर है, चलिए आज आप भी हमारे साथ एलिवेटर पर चलेंगी। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं गिर गई तो। भाभी हम है ना, हम आपको नहीं गिरने देंगे। वो डरते डरते अपनी चारों देवरानियों के साथ एलिवेटर पर जाती है। अब वे चारों बहुएं मिलकर अपनी जेठानी को ढेर सारी शॉपिंग करवाती हैं और फिर मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाती हैं। ये सिनेमाघर कितना बड़ा है, कितने सारे लोग हैं, और ये कुर्सी कम सोफा ज्यादा है। ये सारी चीजें देखकर यामिनी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जब घर जाकर यामिनी आलोक को कॉल करती है तो वो उसका कॉल नहीं उठाता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। ये मुझसे अभी तक नाराज है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा।
यामिनी को इतना परेशान देखकर कोमल अपने फोन से आलोक का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जहां उसे अनिका नाम की एक लड़की मिलती है। जब वो उसकी प्रोफाइल देखती है तो उसने आलोक के साथ कई सारी रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कर रखी होती हैं। अब उन सबके सामने आलोक के अफेयर का सच आ जाता है। जब ये बात यामिनी को पता चलती है, मुझ में ही कोई कमी थी, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया। मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं वापस गांव जा रही हूँ। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप भैया को कैसे माफ कर सकती हैं? उन्होंने आपको धोखा दिया है, अब आपको हमारे तरीके से उनसे बदला लेना ही होगा। हाँ भाभी, उन्हें भी हम दिखा देंगे कि उन्होंने कोहिनूर को छोड़कर कोयला चुना है। अब चारों बहुएं मिलकर यामिनी का पूरी तरह से मेकओवर करने की सोचती हैं। कोमल सुबह यामिनी को एक्सरसाइज करवाती है तो दिन में पूनम उसे इंग्लिश सिखाती है। अरे बहू, ये तो वही बात हो गई कि काला अक्षर भैंस बराबर। इस गंवार पर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? आप मेरा टाइम वेस्ट करिए, अब जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ हफ्तों में चारों बहुएं मिलकर यामिनी को पूरी तरह से बदल देती हैं। अब यामिनी वही पुरानी बालों में रिबन लगाने वाली और साड़ी पहनने वाली नहीं, बल्कि मॉडर्न, स्टाइलिश और इंग्लिश बोलने वाली बन चुकी थी। यकीन नहीं होता कि यामिनी भाभी हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अभी तक ये यामिनी कहाँ छुपी थी तो हमारी आंखों के सामने ही, बस आप लोगों का नजरिया देखने का सही नहीं था। यामिनी अब एक मॉडर्न लड़की की तरह रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आलोक को पता चलता है कि अनिका उसे 2 महीने से चीट कर रही है। इतने पैसे खर्च किए, इतना प्यार किया और तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम भी तो अपनी वाइफ को धोखा दे रहे थे, उसका क्या? और अब मुझे तुमसे अमीर बॉयफ्रेंड मिल चुका है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आलोक अनिका से ब्रेकअप करके वापस अपने घर आ जाता है। जब आलोक यामिनी का इतना बदला हुआ रूप देखता है तो क्या ये वही यामिनी है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इसे छोड़कर मैं उस अनिका के पीछे गया था, कितना बेवकूफ था मैं। अब आलोक दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया, उसके लिए सॉरी। अब से हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से रहेंगे। लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। आलोक पहले यामिनी को इग्नोर करता था, अब यामिनी उसे सबक सिखा रही थी। आज आलोक यामिनी को एक क्लब में ले चलता है, जहां एक लड़का आता है और यामिनी को अप्रोच करता है। ये देखकर आलोक, ये सब क्या है? वो लड़का तुम्हें हक कर रहा था, तुम्हारे हाथ पर किस की और तुमने उसे रोका नहीं। जब आपके दोस्त मिलते हैं तो वे भी तो यही सब करते हैं। खुद करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। अब आलोक को सब खटकने लगा था। तभी यामिनी पंकज नाम के लड़के को घर लेकर आती है, जिसके साथ वो अपना आगे का जीवन बिताने वाली थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दो। अच्छा, ये सच उस वक्त कहा था जब आप मुझे चीट कर रहे थे। मैं रोज रोती थी, परेशान होती थी, लेकिन आपको मेरा दुख नहीं दिखा। जो होना था सो हो गया। लेकिन अब मैं पंकज के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और इसका भाभी को पूरा हक है। हम सब भाभी के साथ हैं। क्या हो गया है तुम चारों को? क्यों अपने ही जेठ का घर तोड़वाने में लगी हुई हो? रुक जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। अगर भाभी अपना लुक चेंज नहीं करती तो आपका बर्ताव उनके लिए बिल्कुल पहले जैसा ही होता। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अब एहसास हो चुका है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मुझे यामिनी की सादगी से ही प्यार हुआ था, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर मैं भटक गया था। मुझे माफ कर दो। आलोक हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर यामिनी से माफी मांगने लगता है। इसे देख पंकज कहता है, लगता है यामिनी अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे सच में प्यार करता है। एक लड़का होकर मैं इसकी फीलिंग को समझ चुका हूँ। ये झूठ नहीं कह रहा है। अंत भला तो सब भला। ये सब एक नाटक था। यामिनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, तो मैं भला आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझ में और आप में बहुत फर्क है। भाभी, ये सब आपने किया क्यों? आपकी वजह से भैया कितना रोए और हम लोग भी कितना परेशान हुए। संगीता, अब मैं सब समझ चुका हूँ। ये सब यामिनी ने मुझे एहसास दिलाने के लिए किया था कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था। यामिनी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और अगर अब तुम पहले जैसे भी बन जाओगी ना, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। भाभी, कहा था ना हमने कि जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तब तक चीजें नहीं बदल सकती। और आज देखो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो गया। यामिनी और आलोक हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं घर वाले भी अब यामिनी को दिल से अब बड़ी बहू और भाभी का दर्जा देते हैं।